आंदोलनों के विभिन्न स्वरूप, विभिन्न प्रकृति और उसकी प्रवृत्ति को अब समझने के बाद अब हम कुछ जन आंदोलनों की चर्चा करेंगे। कुछ जन आंदोलनों का उदाहरण लेते हुए उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं सामाजिक एवं आर्थिक आंदोलनों से। सामाजिक एवं आर्थिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं? एक बार हम पुनः उसकी चर्चा करें तो जब एक सामान्य व्यक्ति सामाजिक आंदोलन का उपयोग करता है तो उसके क्या मायने हैं? उसके मायने हैं कि बड़ी संख्या के लोगों का एक कार्यक्रम या एक कार्य की श्रृंखला, बड़ी संख्या में लोग रहेंगे, कुछ एक उनके सामने कार्यक्रम होगा, एक लक्ष्य होगा और एक के बाद एक क्या करना है इसका एक प्रोसीजर होगा। ये सामाजिक आंदोलन से सामान्यतः अभिप्राय है। अब आर्थिक आंदोलन से क्या मायने हैं? आर्थिक आंदोलन आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहता है, जन सामान्य के हितों की सुरक्षा के लिए रहता है या उसमें कुछ बदलाव लाने के लिए। जन सामान्य का हित की सुरक्षा या बदलाव। और उसमें भी आर्थिक आंदोलन की यदि बात करें तो उसमें भी समाज का एक बड़ा तबका उससे जुड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक और आर्थिक आंदोलन दोनों संगठित होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन दोनों आंदोलनों का उद्देश्य होता है। तीसरा, इन दोनों तरह के आंदोलनों की एक दीर्घकालीन योजना होती है। दीर्घकालीन योजना मतलब इनको मालूम रहता है कि आंदोलन कोई त्वरित गति से समाप्त नहीं होगा, लक्ष्य की पूर्ति तुरंत नहीं हो जाएगी। सरकार हमारी मांग को आंदोलन के प्रारंभ में ही स्वीकार नहीं कर लेगी। यदि आंदोलन की स्थिति आ गई है, जो तब आती है जब सरकार इनकी बातों को अनदेखा कर देती है, तो यदि ऐसी स्थिति आ गई है तो अब सरकार हमारी बातों को बहुत दिन तक अनदेखा करने का प्रयास करेगी, अर्थात आंदोलन लंबा खींचेगा। तो आंदोलन जो होता है वो दीर्घकालीन होता है, दीर्घकालीन प्रयास होता है अपनी बात मनवाने का। इसके बाद इसका अगला बिंदु, इसका जो उद्भव होता है, इसकी जो शुरुआत होती है, वो सामाजिक और आर्थिक असमानता को लेकर होती है। यानी असमानता का बिंदु, असमानता का पुट इस आंदोलन में अवश्य रहता है। इसलिए और अंतिम बिंदु, सामाजिक आंदोलन का संबंध सामाजिक समस्या से और आर्थिक आंदोलन का संबंध आर्थिक समस्या से। तो इस प्रकार हम सामाजिक और आर्थिक आंदोलन को एक तरीके से संक्षिप्त में इस प्रकार समझ सकते हैं। अब आती है बात आंदोलन की, सामाजिक आंदोलन की क्या विशेषता है। यदि हम सामाजिक आंदोलन की बात करें तो इसके क्या मायने हैं ये तो हम समझ गए, पर इसकी विशेषताएं क्या हैं, खासियत क्या है, इसमें ऐसा क्या निहित है जो एक सामाजिक आंदोलन कहलाता है और एक प्रसिद्धि पाता है। तो पहला, सामाजिक आंदोलन सामान्यतः एक गैर सरकारी और जनता का ऐच्छिक प्रयास। कभी भी आंदोलन से सरकार नहीं जुड़ती, इसलिए सभी आंदोलन गैर सरकारी होंगे ये तो आप मान लीजिए। मूलतः सभी आंदोलन गैर सरकारी होंगे प्रकृति में। उसे सरकार का वरद हस्त नहीं मिलेगा, क्योंकि आंदोलन सरकार के ही किसी निर्णय, किसी कार्यशैली, किसी कार्य के विरोध में या कुछ बदलाव के लिए, दबाव बनाने के लिए किए जाते हैं। तो इसलिए सामाजिक आंदोलन जो है वो एक गैर सरकारी और जनता का स्वैच्छिक प्रयास, वॉलंटियरी, जनता इसमें वॉलंटियर करती है अपने को, किसी के आदेश के तहत काम नहीं करती। दूसरा, आंदोलन जो होते हैं सामाजिक आंदोलन वो लोकतांत्रिक होते हैं, यानी उसमें सभी लोगों की बात, सभी समूहों की बात
को सुनने की चेष्टा की जाती है, सभी लोगों पर समान रूप से ध्यान देने का प्रयास किया जाता है। यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था आंदोलन में नहीं है तो ऐसा आंदोलन कभी सफल नहीं होता, क्योंकि आंदोलन में सभी तबके के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी श्रेणी के लोग, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हम बात करें, चाहे जातिगत दृष्टि से बात करें, चाहे लिंग की दृष्टि से बात करें, चाहे क्षेत्र की दृष्टि से बात करें, यदि राष्ट्रीय स्तर पे है तो ये उससे जुड़ते हैं। उनकी बात सुनने की क्षमता आंदोलन के नेतृत्व पर में होना चाहिए। उनके बात के सुनने की क्षमता वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आवश्यक है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, चूंकि आंदोलन सामूहिक है, इसमें सभी तबके के लोग हैं, तो ऐसे सामाजिक आंदोलन हमेशा सामूहिक प्रयास ही रहते हैं। किसी विशिष्ट तबके का, किसी विशिष्ट गुट का नहीं होता। यदि वह आंदोलन सामाजिक है तो मान लीजिए कि वह सामूहिक प्रयास का परिणाम है, किसी व्यक्ति विशेष, दल विशेष या इसका नहीं, सामूहिक प्रयास का परिणाम होगा कोई भी सामाजिक आंदोलन। ये इसकी तीसरी विशेषता है। आप देखिए, यहाँ चित्र में देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस आंदोलन में आपको युवा वर्ग के लोग दिखाई दे रहे हैं आंदोलन करते हुए। ये आंदोलन महिलाओं के द्वारा हो रहा है। ये आंदोलन का जो दृश्य है ये मजदूरों के द्वारा संचालित दिख रहा है, या मजदूरों की ज़्यादा संख्या तादाद दिख रही है। कुछ आंदोलन राजनीतिक पहलू पर भी हैं, और कुछ आंदोलन तो शिक्षा क्षेत्र को प्रभावित करते हुए होते हैं, जिसमें छात्रों के रूप में विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। कुछ ऐसे भी आंदोलन जिसमें महिलाएं दिख रही हैं, महिलाएं ज़्यादा तादाद में दिख रही हैं। कुछ आंदोलन आपको शांतिपूर्वक दिख रहे हैं, कुछ आपको इसमें कहीं हिंसा भी नजर आ रही है। तो दूसरे अर्थों में ये कि जो सामाजिक आंदोलन होते हैं ये सामूहिक प्रयास का परिणाम होता है। चौथी विशेषता, हर आंदोलन की, हर सामाजिक आंदोलन की, हर सामाजिक आंदोलन का एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है। सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य किसी सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति से होता है, जैसे महिलाओं की स्थिति में सुधार। ये सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए महिला संबंधी आंदोलन, मानवाधिकारों की रक्षा। इन चित्रों से स्पष्ट है महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए किस तरह के आंदोलन दिख रहे हैं। मानवाधिकार क्या हैं, इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की जा सकती है, पर किसी अन्य अध्याय में इस पर जिक्र होगा। फिलहाल आप ये देखें कि मानवाधिकार को लेकर कैसे कैसे आंदोलन विभिन्न क्षेत्रों में हुए हैं। उसके बाद कमज़ोर वर्गों के कल्याण को लेकर सामाजिक आंदोलन होता है, और वास्तव में देखा जाए तो अधिकतर सामाजिक आंदोलन कमज़ोर वर्गों के लिए, जिन्हें मैंने पूर्व में कहा हाशिए में रख दिए गए हैं, उनके लिए होते हैं। चाहे कमज़ोर हों, चाहे वो मजदूर हों, किसान हों, काश्तकार आदि हों, उनके लिए सर्वहारा वर्ग ज़्यादा आंदोलित होता है। इनका विकास के लिए आंदोलन ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रकार ये देखा जा सकता है कि सामाजिक आंदोलन की कुछ ये खास विशेषताएं हैं जो किसी भी सामाजिक आंदोलन में सामान्यतया पाई जाती हैं, निहित होंगी। अंतिम और सबसे अहम बात सामाजिक आंदोलन की, यदि वह आंदोलन सामाजिक है तो वो शांतिपूर्ण होगा। ये मान लीजिए, यदि वह आंदोलन सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह जन आंदोलन कोई सा है, तो अधिकतर
ये शांतिपूर्ण होगा। बड़ा यदा कदा ही, बहुत कम ऐसा देखा गया है कि कभी वो या तो अत्यधिक विलंब के कारण या सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा दमनात्मक नीति अपनाए जाने के कारण वो हिंसात्मक रूप ले लेता है। अन्यथा सामाजिक आंदोलन शांतिप्रिय होता है, शांतिपूर्ण साधनों के जरिए वो किया जाता है, हिंसा से कोसों दूर रहने का प्रयास होता है, जब तक कि सरकार का दमनात्मक रवैया उन्हें उत्तेजित न कर दे या अत्यधिक विलंब यदि हो जाता है सरकार के द्वारा किसी निर्णय में पहुंचने में या उद्देश्य की प्राप्ति में, तो भी कई बार कभी कभी हिंसा घर बैठती है। सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं, अब एक नया शब्द आज चला है, वह है नया सामाजिक आंदोलन। नए सामाजिक आंदोलन, न्यू सोशल मूवमेंट। आंदोलन को अंग्रेजी में मूवमेंट कहते हैं। नए सामाजिक आंदोलन अब क्या है? उपनिवेशवाद हमने पढ़ा और नव उपनिवेशवाद का भी हमने जिक्र किया और अध्ययन किया। इसी प्रकार सामाजिक आंदोलन तो हम पढ़ लिया, कुछ खास सामाजिक आंदोलनों का अध्ययन करना है आगे, लेकिन आजकल एक नए शब्द का प्रचलन चला और वह है न्यू सोशल मूवमेंट, नए सामाजिक आंदोलन। ये पहली बात, सामाजिक आंदोलन का ही एक रूप है, कोई ज़्यादा भिन्नता नहीं है। नए सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत हम पश्चिमी जगत से मानते हैं। उसके बाद अगला बिंदु, नए सामाजिक आंदोलन औद्योगिक समाज के पश्चात की परिस्थितियों से जन्मे हुए आंदोलन है। औद्योगिक समाज के पश्चात के जन्मे हुए। औद्योगिक समाज एक ऐसा समाज जिसमें मजदूर रहता है, जिसमें मालिक रहते हैं, फैक्ट्री ओनर्स, और इसका अध्ययन हमने औद्योगिक क्रांति के अध्याय में किया है। यदि हम 19वीं शताब्दी के इंग्लैंड को याद करें तो ये बात ताज़ा हमारे मन में आ जाएगी कि किस प्रकार मजदूरों का शोषण होता था, महिलाओं और बच्चों की कितनी दुर्दशा थी और उसकी परिणति किस रूप में हुई आगे। तो औद्योगिक समाज के बाद की उपजी परिस्थितियों के मद्देनज़र जन आंदोलन होता है। ये तीसरा बिंदु है। तो इन तीन बिंदुओं को लेकर जो बात सामने आती है वो ये है कि ऐसे आंदोलन जो पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हुए हैं, जिनकी शुरुआत पश्चिमी देशों में हुई है और मूलतः औद्योगिक समाज के बाद की स्थितियों में हुई है, उन्हें हम नए सामाजिक आंदोलन कहते हैं। इसमें नया क्या है? इस आंदोलन में नयापन इस बात से है कि इनका उद्देश्य पहले के आंदोलन की तरह आर्थिक लाभ नहीं होता था, न ही कोई सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव, न ही कोई सामाजिक हित। सोच लीजिए किस मामले में ये नए हैं, अर्थात किस मामले में ये भिन्न हैं। नए बनाम परंपरागत सामाजिक आंदोलन में मूल अंतर कि नए आंदोलन जो हैं इनका उद्देश्य पहले के आंदोलनों की तरह आर्थिक लाभ की प्राप्ति करना नहीं। जैसे पहले श्रमिक आंदोलन हुआ, श्रमिक आंदोलन में क्या हुए थे? आर्थिक लाभ के लिए वो आंदोलन हो रहे थे सतत रूप से इंग्लैंड में। ये आंदोलन आर्थिक लाभ के लिए नहीं है, ये आंदोलन किसी सांस्कृतिक बदलाव के लिए नहीं है, ये आंदोलन किसी सामाजिक हित की पूर्ति के लिए नहीं है। तो फिर क्या है? मूल रूप से हम ये कहें तो ये आंदोलन सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन, ये आंदोलन लार्जर सामाजिक हित, एक बड़े स्तर पर सामाजिक हित की बात करते हैं।
किसी क्षेत्रीय स्तर पर नहीं, बड़े स्तर पर सामाजिक बदलाव, बड़े स्तर पर एक तरीके से सांस्कृतिक बदलाव की बात करते हैं। ये इनका उद्देश्य होता है। उदाहरण के लिए महिलाओं की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, मानवाधिकारों की रक्षा, इन तीनों तरह के उद्देश्यों से जो आंदोलन हुए हैं, इसने किसी खास समाज के तबके को प्रभावित नहीं किया है। पूरे के पूरे सामाजिक ढांचे में परिवर्तन लाने में, पूरे के पूरे माहौल को बदलने में ये सफल हुए हैं। महिलाओं की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा या मानवाधिकारों की रक्षा के लिए चलाए गए आंदोलन सामान्यतया नए आंदोलन कहलाते हैं। हबरमास, इसे एक तरीके से जो प्रसिद्ध विचारक हैं वो इसे नई राजनीति कहते हैं। क्या नाम देते हैं? न्यू पॉलिटिक्स। वैसे तो इस तरह के आंदोलनों की शुरुआत पश्चिमी जगत से हुई। भारत में इस आंदोलन का विकास हम गत 50 वर्षों में ही देखते हैं। 1970 के दशक में जब आपातकाल लगा था, जिसका जिक्र आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, उस आपातकाल में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा को लेकर सामाजिक आंदोलन हुआ और यहीं से हम सामाजिक आंदोलन की एक तरीके से शुरुआत देखते हैं। आपातकाल, इमरजेंसी, तब से लेकर अब तक भारत में सामाजिक हितों की पूर्ति के लिए ऐसे आंदोलन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये आंदोलन भारत में नागरिक समाज अथवा सिविल सोसाइटी के विकास का भी अंग है। नागरिक समाज से हमारा मतलब क्या है? मैंने जो शब्द यूज़ किया, नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी, इसका अर्थ यह है कि सामाजिक हित में किए गए गैर सरकारी प्रयास, सामाजिक हित में किए गए गैर सरकारी प्रयास, सामाजिक हित में किए गए सरकारी प्रयास अलग, आंदोलनों के दबाव में आकर सामाजिक हित में किए गए सरकारी प्रयास अलग हैं। यहाँ पर सामाजिक हित में किए गए गैर सरकारी प्रयासों का जिक्र होता है न्यू पॉलिटिक्स में या नए सामाजिक आंदोलन के तहत। नागरिक समाज जितना ही विकसित होगा, सरकार की मनमानी उतनी ही कम होगी। नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी जितनी ही अलर्ट रहेगी, जितनी ही सजग रहेगी, जितनी अवेयर रहेगी, सरकार की मनमानी पर उतना ही अंकुश लगा रहेगा और लोकतंत्र के लिए ये एक बहुत अच्छी बात होगी। इसलिए सिविल सोसाइटी का चैतन्य होना, सिविक सोसाइटी का सजग होना, नागरिक समाज का एक तरीके से अलर्ट रहना, ये लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि वह सरकार पर लगाम रखने का काम करता है, सरकार की निरंकुशता पर लगाम लगाता है। नए सामाजिक आंदोलन किस प्रकार पुराने सामाजिक आंदोलन से भिन्न है, या नए सामाजिक आंदोलन की क्या विशेषताएं हैं, किस रूप में वो पुराने सामाजिक आंदोलन से अलग हैं। तो यदि हम नए सामाजिक आंदोलन की विशेषता की बात करें तो सबसे पहली विशेषता कि पुराने आंदोलनों के विपरीत नए आंदोलनों का उद्देश्य आर्थिक लाभ नहीं, बल्कि सामाजिक या बड़े स्तर पर विस्तृत उद्देश्य इसका होता है। इनका मूल उद्देश्य होता है सांस्कृतिक हित या सामाजिक हितों की पूर्ति, आर्थिक हितों से परे। ये नए सामाजिक आंदोलन। दूसरा, नए सामाजिक आंदोलन स्वैच्छिक होते हैं, वॉलंटियर्ड होते हैं, जिसमें किसी तरह का आदेश या किसी तरह की अपेक्षा नहीं होती।
व्यक्ति या समाज अपने आप स्वतः स्वफूर्ति इसमें जुड़ते जाता है। इसका संबंध जो है वो लोकहित से है, व्यक्ति हित से नहीं। किससे है? लोकहित, इसमें सर्वोपरि। लोकहित से संबंध होने के कारण इसे जनता का व्यापक समर्थन, जनता का स्वफूर्त समर्थन, जनता का स्वमेव समर्थन मिल जाता है। तीसरी विशेषता, पुराने आंदोलनों के उल्टे जो नए आंदोलन होते हैं उनका कोई संगठित ढांचा नहीं होता। ये तो स्वयमेव स्वफूर्ति, अपने आप इसमें लोग जुड़ते हैं और लोकहित में जुड़ते हैं। तो जब लोकहित में जुड़ते हैं तो स्वफूर्ति होता है, और स्वफूर्ति होता है तो ऐसे में संगठित ढांचे की जरूरत नहीं है। तो तीसरी विशेषता जो नए सामाजिक आंदोलन की है बनाम पुराना सामाजिक आंदोलन, तो वो यह है कि यह एक तरीके से गैर संगठित या कम संगठित, या ऐसा इतना संगठित जिसे हम एक कमज़ोर ढांचा कह सकते हैं, शिथिल ढांचा कह सकते हैं। इसका कोई अपना औपचारिक रूप नहीं रहता, कोई ऐसी सामाजिक हायरार्की नहीं रहती जिसमें विभिन्न पदों पे पदाधिकारी हों आदि आदि, नहीं। जहाँ तक जनता की बात है, जनता का इसे स्वयमेव समर्थन मिलता है और यही समर्थन इसकी मजबूती है। यही समर्थन इस आंदोलन को स्वचालित मोड में रख देता है, ऑटोमेटिक गियर में चलता है। यह आंदोलन अपने आप चलता रहता है, लोग जुड़ते चले जाते हैं, लोग हटते चले जाते हैं। यदि वे विवश है किसी कारणों से, समयाभाव के कारण, शारीरिक कमजोरी के कारण आदि आदि, तो हटते चले जाते हैं, लेकिन विचारों से जुड़े रहते हैं और नए नए लोग दिन प्रतिदिन जुड़ते चले जाते हैं। इस प्रकार आंदोलनकारियों की संख्या बढ़ती जाती है और गैर सरकारी तो रहते ही हैं। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इस आंदोलन का है कि चूँकि ये स्वफूर्ति रहते हैं, चूँकि इसमें लोगों के जुड़ने की स्वतंत्रता रहती है, पात्रता गैर पात्रता वाला कोई मुद्दा नहीं रहता, तो ये आंदोलन जो है ये किसी विचारधारा से भी नहीं जुड़ते, किसी एक खास विचारधारा का बंधन इसमें नहीं होता। इस आंदोलन की जो विचारधारा होती है वो इनका मुद्दे के अनुसार, इशू बेस्ड आइडियोलॉजी इसे हम कह सकते हैं। ये आंदोलन इसीलिए राजनीतिक भी नहीं होते और ना किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े होते हैं। जबकि पुरानी जो परंपरावादी विचारधारा, परंपरावादी जो आंदोलन की बात की थी, उसमें संभावना रहती है कि किसी राजनीतिक दल के साथ सक्रियता से जुड़ जाएं, किसी राजनीतिक दल को संबल दे दें साथ में। लेकिन यहाँ पर ये आंदोलन गैर राजनीतिक और गैर राजनीतिक विचारधारा के रहते हैं। तो इस प्रकार इनकी विशेषताओं का हमने अब जिक्र कर लिया नए सामाजिक आंदोलन की। दल आधारित आंदोलन को हम कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं, यानी जन आंदोलन जो है, जो दल आधारित हैं, उसको दो रूप में बांटा जा सकता है। पहला सामाजिक आंदोलन और दूसरा राजनीतिक आंदोलन। दल आधारित में दो श्रेणी, सामाजिक और राजनीति। सामाजिक आंदोलन सामाजिक संघर्ष के मुद्दों को लेकर चलता है, वहीं राजनीतिक आंदोलन, जिसका एक उदाहरण है स्वतंत्रता आंदोलन। सामाजिक आंदोलन में हम मजदूरों के संघर्ष से संबंधित आंदोलन को देख सकते हैं, किसानों से संबंधित आंदोलन को देख सकते हैं, जाति प्रथा विरोधी आंदोलन को देख सकते हैं और मजदूर संगठनों के द्वारा जो आंदोलन चलाया जाता है उसे देख सकते हैं। जहाँ तक मजदूर संगठित आंदोलन की बात है, इसके दो रूप सामने आए हैं। एक तो ऐसा जिसमें राजनीतिक दलों से नज़दीकी रिश्ता कायम हुआ,
चुनाव आदि में भाग लेने का कोई इसमें उनका उद्देश्य नहीं होता, लेकिन राजनीतिक दलों की अहमियत को समझते हुए उनके साथ एक तरीके का एक रिश्ता हो जाता है और वे साथ साथ चलते हैं इन आंदोलनों में। दूसरी ओर पूरी तरह पार्टी से जुड़ जाते हैं, जिसमें एक पार्टी को साथ लेके चलते हैं, और इसका उदाहरण है कम्युनिस्ट पार्टी के साथ चलाए गए आंदोलन जिसने कई बार हिंसात्मक रूप भी लिया था। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के साथ यदि हम आंदोलन की बात करें तो वो राजनीतिक आंदोलन की श्रेणी में भी चला जाता है। दूसरे शब्दों में मजदूर संगठनों के आंदोलन राजनीतिक आंदोलन भी हो जाते हैं और सामाजिक आंदोलन भी रहते हैं। रही राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन की बात, तो उसे भी हम एक तरीके से दो श्रेणी में बांट सकते हैं। 70 और 80 के दशक में कई तबकों का राजनीतिक दल से मोह भंग होता है, जो हमने समझा है। 70-80 के दशक में राजनीतिक दलों के वादे, लुभावने, ऑफर्स और ये सब जब गलत साबित होते हैं तो मोह भंग होता है। और वहीं दूसरी ओर राजनीतिक धरातल पर सक्रिय कई समूह राजनीतिक दल से अलग होते हैं। थे तो वे राजनीतिक धरातल पे, थे तो वे राजनीति के साथ, लेकिन वो अलग होते हैं। तो दो तरीके के वर्ग, एक ऐसा मोह भंग होने का के कारण और दूसरा दल से अलग हो जाने के बाद। अब यदि हम मोह भंग वाले कैटेगरी की बात करें तो उसको हम एक तरीके से 3 भागों में बांट सकते हैं। तो उसके उदाहरणों को, पहला जनता पार्टी की असफलता, दूसरा सरकार की आर्थिक नीतियों से मोह भंग, और तीसरा समाज के विभिन्न समूहों में अपने साथ हो रहे अन्याय का एक तरीके से भाव, ये सामने रखा जाता। सरकार की आर्थिक नीतियां जो दूसरा बिंदु है, उसमें मूल मुद्दे जो उठाए गए वो थे गरीबी, असमानता, और इनके विद्यमान होना ही आंदोलन को जन्म देता है, आंदोलन का कारण बनता है। ये गरीबी और असमानता को लेकर एक कदम और आगे जाते हैं कि शहरी औद्योगिक क्षेत्र तथा ग्रामीण कृषि क्षेत्र, इनके बीच की जो खाई बढ़ती जाती है, इनके बीच की जो दूरियां बढ़ती जाती हैं, वो भी आंदोलन को जन्म देती हैं। और ये सब गैर राजनीतिक आंदोलन हुए, ये सब गैर राजनीतिक। आई बात राजनीतिक दलों से में जो थे, सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, वे राजनीति से अलग हो गए, तो वहाँ क्या होता है? ये लोग अपने विरोध को स्वर देने के लिए आवाम को लामबंद करते हैं, जनता को एक तरीके से उनको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते हैं, संगठित होने की कोशिश करते हैं। और इसके तहत 3 तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। पहला, आदिवासी हाशिए पर जो धकेल दिए गए हैं, और ऐसे लोग जो हाशिए पे धकेल दिए गए हैं, उनको लामबंद किया गया। दूसरी श्रेणी, गरीब लोगों के बीच रचनात्मक कार्यक्रम लेके जाने का प्रस्ताव, और तीसरा, स्वयंसेवी संगठन। तो इस तरह हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन जो हुए, उनको इस तरीके से, इस रूप में भी समझा जा सकता है। सामाजिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन क्या है, इसे समझने के बाद अब हम उनके प्रकारों पर जाते हैं। इनकी भी कुछ कैटेगरीज हैं, और ये कैटेगरीज की भिन्नता का आधार उनके उद्देश्यों में भिन्नता है तो सामाजिक उद्देश्य, पर कुछ अलग हैं। चलिए अब इसे समझते हैं। पहला जो सामाजिक आंदोलन का प्रकार है, उसे हम कह सकते हैं प्रवासी आंदोलन।
प्रवासी आंदोलन कुछ इस तरीके से होता है कि बेहतर भविष्य की उम्मीद में जब एक बड़ा जन समुदाय, बेहतर जीवन की उम्मीद में जब एक बड़ा जन समूह एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, तो वो जिस स्थान से जाता है वहाँ से प्रवास करता है, और ये एक आंदोलन के रूप में इसे हम कह सकते हैं बढ़ता है। उदाहरणार्थ 1971 में बांग्लादेश से भारत की ओर जो लाखों शरणार्थी आए, वही वो प्रवासी आंदोलन का एक बहुत बड़ा नमूना है। 1971 की लड़ाई के समय आपको याद होगा, लाखों शरणार्थी बांग्लादेश छोड़ के भारत आते हैं और एक आंदोलन की तरह, एक मूवमेंट की तरह इनका पूरा आना होता है भारत की ओर। तो वे वहाँ से चलते हैं, तो ये एक प्रवासी आंदोलन का रूप लेता है। तो पहला ये। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है, प्रतिरोध अथवा प्रतिक्रियावादी आंदोलन। विरोध नहीं, प्रतिरोध। प्रतिरोध का अर्थ क्या है? इस प्रकार के आंदोलन, बदलाव कोई सरकार कर रही है तो उसके किसी पक्ष के विरोध में, पूरे बदलाव के विरोध में नहीं, बदलाव के किसी पहलू के विरोध में असंतोष व्यक्त करने के लिए आंदोलन करते हैं। प्रतिरोध या प्रतिक्रियावादी आंदोलन का जो मुख्य कारण होता है, वो हम कह सकते हैं सामुदायिक हितों के प्रति आघात। किसी एक समूह के लिए फ़ायदा उठाने के लिए, फ़ायदा देने के लिए कुछ प्रावधान किए जाएं, तो पूरा समाज खड़ा हो जाता है किसी एक विशेष वर्ग को फ़ायदे के विरोध में, और ऐसी स्थिति में ये आंदोलित हो उठते हैं और आंदोलन चल पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध अथवा प्रतिक्रियावादी आंदोलन का प्रमुख कारण सामुदायिक हितों के प्रति आघात, सामुदायिक हितों के प्रति चोट। अतः किसी समुदाय विशेष के लोगों द्वारा कुछ पुरानी व्यवस्था को लागू करने के लिए बदलाव का जब प्रयास होता है, किसी समुदाय विशेष के द्वारा किसी पुरानी व्यवस्था को वापस लाने का, लागू करने का जो बदलाव का प्रयास होता है, उसके विरोध में किया गया आंदोलन कहलाता है प्रतिरोधी आंदोलन या प्रतिक्रियात्मक आंदोलन, प्रतिक्रियावादी आंदोलन। तीसरी श्रेणी आंदोलन की है सुधार आंदोलन। जैसा कि सबसे स्पष्ट है, ऐसा आंदोलन जिसमें सुधार की उपेक्षा है। इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य होता है आदर्श समाज की ओर अग्रसर होने का। इस सुधार आंदोलन में समाज को बेहतर श्रेणी में लाने का प्रयास। इस प्रकार के आंदोलन के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था जो है, उस सामाजिक व्यवस्था के किसी खास पहलू को, किसी खास अंग को लेकर उसमें सुधार की मांग होना। पहले से जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के किसी पहलू में सुधार को लेकर, बेहतर के लिए, बेहतरी के लिए, पूरे के पूरे में बदलाव के लिए नहीं। यह आंदोलन संपूर्ण व्यवस्था को उन्मूलित कर नई व्यवस्था की स्थापना करने के लिए नहीं है। यह आंदोलन है वर्तमान व्यवस्था के किसी अंग को, किसी पहलू को पकड़ना, ये महसूस करते हुए कि यह पहलू समाज के उत्थान में बाधक है, और उसको हटाने के, उसको बदलाव के लिए जो प्रयास करना, वह कहलाता है सुधार आंदोलन। तो इस प्रकार आपको ये अंतर बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रतिक्रिया अथवा प्रतिरोध आंदोलन किस प्रकार सुधार आंदोलन से भिन्न है। प्रतिरोध यानी किसी वर्तमान में बदलाव के लाने का, के खिलाफ आंदोलन, और सुधार यानी वर्तमान में कुछ है, उसमें किसी एक मुद्दे पर बदलाव की अपेक्षा के लिए, बदलाव की उम्मीद के लिए, बदलाव लाने के लिए। तो ये दोनों में अंतर स्पष्ट होना चाहिए। चौथा आंदोलन कहलाता है क्रांतिकारी आंदोलन।
जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, ये बड़ा उग्र प्रवृत्ति का होता है। क्रांतिकारी आंदोलन उग्र होता है, और ये जो आंदोलन है ये किसी एक बदलाव की या किसी एक चीज़ की प्रतिक्रिया के रूप में नहीं रहता। ये एक आमूल चूल परिवर्तन की मांग करता है। ये पुरानी व्यवस्था को पूरा दरकिनार कर पूरी नई व्यवस्था के पक्ष में जो आंदोलन हो वो कहलाता है क्रांतिकारी परिवर्तन का आंदोलन या क्रांतिकारी आंदोलन। आमूल चूल परिवर्तन पूरी व्यवस्था में, वर्तमान व्यवस्था या जो व्यवस्था चल रही है उसको पूरा दरकिनार कर देने का प्रयास, और उसके बदले पूरी नई व्यवस्था लाने का जो मांग होती है जिन आंदोलनों में, उसे हम कहते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। इन 4 प्रकार के आंदोलनों में से हम कुछ आंदोलनों के कुछ उदाहरणों का आगे हम जिक्र करेंगे। रही बात 19वीं 20वीं सदी के भारत की, तो ये जो काल है ये भारतीय सामाजिक व्यवस्था के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण काल है। 19वीं 20वीं शताब्दी अर्थात 1800 से लेकर हम कह सकते हैं 1950-60 तक का काल, ये बहुत महत्वपूर्ण काल रहा है भारतीय इतिहास में। सामाजिक व्यवस्था के मद्देनज़र स्वतंत्रता तो मिली ही, गुलामी का काल था, स्वतंत्रता आंदोलन का काल था, लेकिन साथ ही साथ सोशल ऑर्डर, इंडियन सोशल ऑर्डर में जो उथल पुथल मची उसका भी एक काल था। इसमें भारतीय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक इन सभी क्षेत्रों में सुधार के लिए आंदोलन हुए। समाज जीवन के जो पहलू हैं, विभिन्न पहलू, उन हर पहलुओं को लेकर कुछ न कुछ आंदोलन हुए, चाहे बदलाव के लिए, चाहे आमूल चूल परिवर्तन के लिए, चाहे कुछ सुधार के लिए। प्रवासी आंदोलन जो है वो तो केवल बांग्लादेश के निर्माण के समय का है। बाकी भारत में प्रवासी आंदोलन का कुछ ऐसा विशेष मुद्दा नहीं रहा। हाँ, आदिवासियों को लेकर या किसी क्षेत्र में रहने वाली मूल जाति प्रजाति को जब विस्थापित किया गया तो उससे कुछ जो आंदोलन जन्म लिए उसका जिक्र भी हम जरूर करेंगे। पर फिलहाल आप ये समझें कि मूलतः ये सदी में हम सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर हुए आंदोलन की बहुलता देखते हैं।